ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का टॉपिक। आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये है फ्रिक्शन विथ बैंकिंग। अब देखो बैंकिंग तो मैंने कल समझा दिया था कि रोड एक तरफ क्या होता है, उठा हुआ रहता है और हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि गाड़ी का बैक साइड दिख रहा है या फ्रंट साइड दिख रहा है, मतलब गाड़ी ऐसे जा रही है ऐसे। ठीक है, रोड का हमने ये व्यू देखा। एनीवे इसको मैं मिटा देता हूँ, ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा है ये पार्ट हमको नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जब गाड़ी चल रही होगी, जब कर्व पे टर्न ले रहा होगा तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है इस तरीके से, जिसका नाम होता है mv² अपॉन r। आपको पता है कि गाड़ी का मास होता है तो मास की वजह से उस पर वेट एक्ट करेगा, मतलब mg होगा। फिर हम लोग बोल रहे थे कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ये है हमारा नॉर्मल। फ्रिक्शन हमेशा अलोंग द सरफेस लगता है तो हमने यहाँ पे ले लिया फ्रिक्शनल फोर्स एफएस। और कोई फोर्स है जो आपको लग रहा है कि लगना चाहिए? नहीं, और कोई फोर्स नहीं है। तो हम बोलेंगे कि अगर ये थीटा है यहाँ पे तो आपको पता होगा कि ये एंगल भी हम थीटा लेते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एन कॉस थीटा। cos थीटा। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं एन साइन थीटा। दो कंपोनेंट में हमने इसको ब्रेक कर लिया। तो अब हर चीज हमको दिख रहा है कि या तो इस एक्सिस के अलोंग और या तो इस एक्सिस के अलोंग, सिवाय एक के जो कि है एफएस। अब एफएस के भी दो टुकड़े कीजिए। देखिए एफएस के दो टुकड़े करेंगे तो एक नीचे की तरफ एक्ट करेगा, इसका नाम, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये एंगल थीटा होगा, देख रहे हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इधर का जो एक कंपोनेंट होगा एफएस का, उसको हम बोलेंगे एफएस कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, एफएस साइन थीटा। कोई बात नहीं, ये अगर अजीब सा दिख रहा है आपको, बहुत सारी चीजें दिख रही है, इससे परेशान नहीं होना है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब इसके इक्वेशन चलो लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एक्स एक्सिस के तरफ, एक्स एक्सिस मान लीजिए हम इसको मान रहे हैं, इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बताइए। तो हमने बोला mv² अपॉन r लगेगा, और अपोजिट साइड में लगेगा बेटा n साइन थीटा, और साथ में लगेगा fs कॉस थीटा। दिख रहा है आपको? क्या हम यहाँ से अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन आपको यहाँ से समझ में आ गया, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ। वाई एक्सिस के अलोंग देखिए जो वर्टिकल पार्ट है, वर्टिकल पार्ट में ऊपर की तरफ लग रहा है n cos थीटा इज इक्वल टू, नीचे लग रहा है mg प्लस fs साइन थीटा। ये आपके पास दो इक्वेशन बने हैं, दो इक्वेशन को हमको सॉल्व करके चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ओके, तो क्या मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन को, अच्छा सेकेंड वाले इक्वेशन को देखो, सेकेंड वाले इक्वेशन में मैं mg इधर रखता हूं और यहां लिख देता हूं n cos थीटा माइनस fs साइन थीटा, है ना। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो इसको मान लीजिए मैं सेकंड बोलता हूँ, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ये हमारा दोनों काम करेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों को आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो mv² अपॉन r, और नीचे कौन आ जाएगा, mg इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखें ऊपर, n साइन थीटा प्लस fs कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया अपना n cos थीटा माइनस fs साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब मुझे बताइए fs की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, न्यू इंटू एन होता है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे एन पुट कर, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, एन साइन थीटा प्लस न्यू एन कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या आ गया, एन कॉस थीटा माइनस माइनस न्यू एन साइन थीटा, और एम एम यहाँ से आप चाहो तो हटा दो। तो आपके पास यहाँ पे बच गया है v²अपॉन rg इज इक्वल टू दिस। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कैसे आया ये सब? एन कॉमन लेके उड़ा नहीं सकते? बिल्कुल उड़ा सकते हैं, हटा दो एन कॉमन लेके, यहां से ये हट गया, यहां से ये हट गया, यहां से ये हट गया, और यहां से ये हट गया। तो आपके पास एक बड़ा बढ़िया सा इक्वेशन मिला होगा जिसमें है कि v²अपॉन rg इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस न्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस न्यू साइन थीटा। अगर आप देखो, अगर मैं पूरे को कॉस से डिवाइड कर दूं तो ये tan में का रूप ले लेगा, देखना। साइन को डिवाइड करेंगे कॉस से तो क्या आ जाएगा, tan थीटा। इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो न्यू आ जाएगा, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा न्यू tan थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू v²अपॉन rg। थीटा की वैल्यू आपको पता है, न्यू की वैल्यू आपको पता है, रेडियस मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा, तो आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्ट्रेट वेलोसिटी। हम क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू, या पहले v² लिख दो, v² इज इक्वल टू हो जाएगा rg, और ब्रैकेट में यही सब बातें कि tan थीटा प्लस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू tan थीटा।
ठीक है, अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है जिससे कि आप क्या होगा, स्किड नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, लिख देते हैं इस बात को कि दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी at which a car will not slip। ठीक है, ये वेलोसिटी है जिसमें कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसके ऊपर जाइएगा तो आप फिसल जाइएगा। ठीक है, रोड से बाहर चले जाइएगा फिसल के। लेकिन इस वेलोसिटी थोड़ा ऊपर तक, कीजिए। हाँ एक मिनट मुझे समझा लेने दीजिए, इस वेलोसिटी तक आप क्या कर सकते हैं, सेफली आप टर्न ले सकते हैं, ये मैक्सिमम है। अब इसी में मैं बोल दूं कि द बेस्ट स्पीड, यहां पे मैं लिखूं द बेस्ट स्पीड at which the tires will face minimum wear and tear। कब ऐसा होगा, जब कम से कम टायर पे वेयर एंड टीयर हो। हम बोलेंगे एक ऐसा समय जिसमें कि फ्रिक्शन को आप जीरो ले लीजिए। अगर फ्रिक्शन को आप जीरो ले लोगे, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या बोलेंगे, उस समय वेलोसिटी क्या होगी, उस समय वेलोसिटी होगी बेटा tan थीटा, और नीचे 1 आता है, बस यही। मतलब v इज इक्वल टू आर जी tan थीटा पे अगर आप इस वेलोसिटी पे चलोगे ना, तो आपकी टायर को मिनिमम क्या लगेगा, मिनिमम फ्रिक्शन आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम फ्रिक्शन झेलना पड़ा मतलब आपका टायर सेफ रहेगा। तो खैर ये भी एक आपका रिजल्ट आ गया, इसी से हमने यहाँ पे डिराइव किया। मेन फॉर्मूला हमारा ये है, इसी से आप एक कंडीशन निकाल के लाए और बोले कि ये भी चलेगा जिस समय की टायर पे मिनिमम वियर एंड टियर महसूस हो। ओके, तो यहां तक आपको अब क्या करना है, लिखना है, तो मैं आपको समय देता हूँ। चलो अब देखते हैं हम लोग कि कंडीशन ऑफ ओवरटर्निंग। लेकिन पहले हमको समझना पड़ेगा कि ओवरटर्निंग क्या होता है। अब देखो ओवरटर्निंग मतलब क्या हो गया, मैं थोड़ा वीडियो पे आता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो अगर मैं मान लो ठीक है, ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है और ये इस रोड पे टर्न ले रही है, इस पे ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे टर्न लेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे टर्न लेगा। अगर ऐसे टर्न लेगा तो चांसेस है कि ऐसा करके पलट जाए। समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है। आप सोचिए कि एक बड़ी सी गाड़ी है, ट्रक है मान लीजिए, वो ट्रक टर्न लेना चाहता है, एक कहीं पे टर्निंग होगी वहां से टर्न लेना चाहता है फुल स्पीड में। क्या चांसेस है, क्या हो सकता है कि वो ओवर टर्न हो जाए। ओवर टर्न मतलब समझ में आ रही है आपको, कि पलट जाए। बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है। हाँ सर। हाँ, ये जो पलटने वाली बात है, इसको इसी बात पे अपनी ये चर्चा हो रही है कि कब पलट जाएगा, कितनी स्पीड में पलट जाएगा और मैक्सिमम कितनी स्पीड हो सकती है जिसमें कि वो ना पलटे। तो मैं ट्रक का ना आपको बैक पोर्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो ये रोड है, ठीक है, रोड को हम ऐसे देख रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ट्रक है, ट्रक का हमको बैक पोर्शन दिख रहा है और ये इसका व्हील है। अब आप बोलेंगे व्हील तो गोल होता है सर, अरे पीछे से देख रहे हो, पीछे से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये ऐसे ही तो दिखेगा ये ट्रक। अब सोचिए ये जो ट्रक है इसका जो ये है, दोनों दोनों टायर के बीच में जो गैप है उसको हम बोल रहे हैं 2a। ओके, और क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन भी मिल रहा होगा, क्योंकि यही दोनों कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे मिल रहा होगा। इसको हम बोल रहे हैं कि रिएक्शन R1, और ये रिएक्शन को हम बोल रहे हैं R2। दो यहाँ पे हमको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहे हैं, R1 एंड R2। ठीक है भाई, अब चूंकि ये कर्व, ये रोड कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे इतना चौड़ा सा समझो रोड है ऐसे। ठीक है, तो सेंटर किधर है इसका बेटा, इधर होगा सेंटर कहीं पे। सेंटर से अवे क्या लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसको हम बोल रहे हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। रोड पे लग रहा हो, मतलब ट्रक पे लग रहा होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हाइट जो है, ये जो टायर की हाइट है, इसको हम एच बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एच। अच्छा, टायर की हाइट नहीं बेटा, सेंटर ऑफ मास से हाइट ले रहे हैं। सेंटर ऑफ मास मान लो ट्रक का कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो हम बोल रहे हैं ये पूरी हाइट को क्या बोल रहे हैं, ये एच है। सेंटर ऑफ मास से परेशान नहीं होना है, आप समझ जाइए कि सेंटर जो ट्रक का होगा उसी को हम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में फर्क होता है, लेकिन हम अभी मान के चल रहे हैं कि सेंटर को सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं। ओके, अब मुझे बताओ, जब ये टर्न लेगा, जब ये बाहर की तरफ फोर्स लग रही है इस पे, तो बेटा ये खींचा हुआ आना चाहिए इस तरफ, इस डायरेक्शन में खींचा हुआ आ जाना चाहिए था। लेकिन आया क्यों नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन भी है, और फ्रिक्शन किधर इसको खींच रहा है, इस तरफ। ये हो गया F1, और यहाँ पे भी फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा, इधर ही खींच रहा होगा, जिसको बोलते हैं F2।
ढेर सारे फोर्सेज हमने यहाँ पे लगा दिया। अब एक एक करके बात को समझते हैं। मुझे बताइए ऊपर की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं? अच्छा, ये पूरे ट्रक का मास m है तो नीचे एक फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम है mg। ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स r1 प्लस r2, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स mg, दोनों बैलेंस है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमने बोला ओके। अब मुझे बताइए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है वो एक तरफ है mv²/r और इधर दोनों क्या है? फ्रिक्शन F1 है F2। हमने बोला ये भी हमारा एक क्या बन रहा है? सेकेंड इक्वेशन बन के आ रहा है। अच्छा, अब आप एक बात समझो कि चूंकि टर्निंग वाली बात आ रही है तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि टेकिंग मोमेंट अबाउट, मोमेंट वाली बात समझ में आती है? टेकिंग मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मतलब वही सेंटर। तो जब भी आप मोमेंट निकालते हो ना, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हो तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कहां से? तो सेंटर से। तो अब आप देखिए एक एक करके हर फोर्स को देखिए कि कितनी कितनी दूरी है। मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास F1 जो है वो सेंटर से कितनी दूरी पे है? हम बोलेंगे h दूरी पे है। कितना दूरी पे? h दूरी पे। दूसरा बताइए F2 भी, अच्छा सबका जो है क्लॉकवाइज चल रहा है, देख रहे हो? क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को दूसरे तरफ ले लेंगे या फिर नेगेटिव ले लेंगे। तो हम बोल रहे हैं F2 भी क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज लगा रहा है। देखो फोर्स है नीचे ऐसे और सेंटर कहाँ है? यहाँ पे। तो कैसा घूमेगा ये? गोल गोल घूमेगा कि नहीं? क्लॉकवाइज। तो हम बोलेंगे यहाँ पे F2 और H आ गया। और कौन सा फोर्स है बेटा? हम बोलेंगे R1 भी इसको किधर घुमाएगा? देखो R1 भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो हम बोलेंगे कि R1 इंटू ये दूरी कितनी है? ये दूरी अगर ये पूरा 2a था तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? a होगा। तो हम बोलेंगे R1 इंटू a। ध्यान देना R2 जो है अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है। देखो देखो ऐसा घुमा रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो आप क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। R2 इंटू अगेन सेंटर से उसकी दूरी कितनी है? परपेंडिकुलर दूरी a है। और कोई फोर्स है जो जो इस काम कर रहा है? हम बोलेंगे ये वाला फोर्स सर ये। अरे बेटा ये फोर्स तो सेंटर से ही तो गुजर रहा है, तो इसके बीच में दूरी तो है ही नहीं, जीरो है दूरी, तो उसको लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो मैं इस चीज को लिख रहा हूं इधर जीरो, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करो तो कैसा आ जाएगा? हम बोलेंगे F1 प्लस F2 इंटू एच इज इक्वल टू, आप चाहो तो इधर लिख सकते हो R2 माइनस R1 इंटू ए। लिख सकते हैं इस चीज को? ओके। अगर आप यहीं पे लिख दो कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? R2 माइनस R1 और यहाँ पे आ गया A अपॉन H। इसको हम थर्ड इक्वेशन बना रहे हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन बन चुका है। अब आपको जो यूज करना है आप उसको यूज कीजिए, वहां से आपको हर चीजें मिलते चली जाएंगी। तो कैसे मिलेगा? एक काम करो ना, नहीं तो हाँ चलो ठीक है कोई नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये चाहता था कि H अपॉन ए लिख दो इसको, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? H अपॉन ए लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको देखो क्या मिल रहा है, एक इक्वेशन ये, पहला और तीसरे को इक्वेट करो। हम बोलेंगे कि इक्वेशन 1 एंड 3 को अगर हम देखें तो क्या दिखाई देगा? हमको दिखाई देगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg और R2 माइनस R1, मतलब यहाँ पे R1 लिख देते हैं, यहाँ पे R1 माइनस में है, ओके, इज इक्वल टू क्या आ गया? तो हम बोलेंगे F1 प्लस F2 और यहाँ पे है H अपॉन ए। क्या इसको आपको सॉल्व करना जमेगा? दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो क्या आ गया? 2R2 इज इक्वल टू क्या आ गया? तो हम बोलेंगे mg प्लस F1 प्लस F2 इंटू H अपॉन ए। सो अगर आपको R2 चाहिए तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर। ये क्या मिल गया आपको? R2 मिल गया। अच्छा, अगर आपको R2 मिल जाता है तो क्या आप R1 निकाल सकते हैं? बिल्कुल, जाके फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम बोलेंगे R1 अगर आप निकालोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि mg, R1 आपको दिखाई देगा कि हाँ mg माइनस HMR² अपॉन AR। सॉल्व करके देखिएगा, अगर आपको दिक्कत हुई तो सॉल्व करके देखिएगा कि क्या R1 इतना आ रहा है, R1 इतना आ रहा है, R2 इतना आ रहा है। R1 और R2 आपको मिल चुका है। मुझे बताओ कि जब ये ओवरटर्न हो रहा होगा बेटा, ओवरटर्न हो रहा होगा, जब पलट रही होगी गाड़ी, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि ये वाला चक्का उठ गया होगा, ये वाला व्हील जो है वो उठ गया होगा ऊपर, तभी तो ऐसे पलट जाएगा ना। तो ये उठ गया होगा, मतलब क्या हो गया कि आपको जो रिएक्शन मिल रहा था वहां से टच होने की वजह से, तो वो आपका जीरो हो जाएगा। मतलब लिखेंगे कि फॉर ओवरटर्न होने के लिए क्या होना चाहिए? R1 इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो R1 की वैल्यू कहाँ है बेटा? ये है R1। तो R1 मतलब हो गया mg माइनस HMR² अपॉन AR इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? यहां से आपको मिल जाएगा कि mg, क्या लिख दिया, चलिए यहां लिख दिया, अब बोलेंगे mg इज इक्वल टू h
m और एक r यहां से उड़ा दो, तो क्या मिल गया, एच एम आर अपॉन ए। ठीक है, एच एम आर अपॉन ए। अच्छा ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें, अच्छा बेटा यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, सॉरी ये वी स्क्वायर है, आर कहां से आ गया, वी है ना, ये वी है, वी है, वी है। ठीक है, तो आर और वी यहां से नहीं कटेंगे, इसको गलती से मैंने कट कर दिया, एक काम कर इसको सही कर लेते हैं, इसको वी स्क्वायर बोल रहा हूं मैं, ये वी स्क्वायर है, एच एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे आर है, यहाँ पे वी स्क्वायर है बेटा, ये वी है, और यहाँ पे आर। ओके, अब आप बोल सकते हो कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको मिल जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एम जी ए आर, अच्छा एम एम चाहो तो आप उड़ा सकते थे, तो एम एम हटा दो, एम एम हट गया तो क्या बच गया, जी ए आर अपॉन एच। अगर आप वी चाहिए आपको तो यहां से लिख दीजिए कि जी ए आर अपॉन एच, जी ए आर, जी ए आर, हाँ अपॉन एच। अच्छा ठीक है, का रूट स्क्वायर। अब आपको अगर हर चीज का मतलब चाहिए तो देखिए यहाँ पे निकाल लीजिए, एच जी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर क्या है, तो हम बोलेंगे रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ क्या बोलेंगे, कर्व, कर्व जो है, रोड जो कर्व है उसका रेडियस है। ए क्या है, तो हम बोलेंगे ए जो है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि हाफ गैप, हाफ गैप बिटवीन टू टायर्स, पूरा टायर का जो गैप होता है उसको तो 2a बोले थे ना इसलिए। और एच क्या है, तो हम बोलेंगे एच है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रक, ट्रक या जो भी आप व्हीकल यूज किए। तो ये सारी चीजें ले लिया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, हम बोलेंगे दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जिसमें कि आपकी गाड़ी ओवरटर्न नहीं होगी। क्या बोलेंगे, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, maximum velocity at which the truck will not overturn, ट्रक ओवरटर्न नहीं होगा, यही मैक्सिमम वेलोसिटी है। इसके ऊपर गए या इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग स्पीड, इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग स्पीड, लिमिटिंग स्पीड, लिमिटिंग स्पीड मतलब इसके ऊपर नहीं जाना है, लिमिटेड है ये बात। तो क्या हो गया, ओवरटर्न होने के लिए सबसे, या ओवरटर्न नहीं होने के लिए सबसे जो ज्यादा वेलोसिटी आप इतना में जा सकते हैं, इसके ऊपर जाइएगा तो आपकी ट्रक क्या हो जाएगी, ओवरटर्न हो जाएगी। ट्रक ले लीजिए, कार ले लीजिए, जो भी चीजें आप लेके चल रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहां तक कॉपी करना है। अब देखो अगला जो टॉपिक हमारा है वो है मोशन इन वर्टिकल सर्कल। और वर्टिकल सर्कल मतलब समझाते हैं आपको कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसको हम बोल रहे हैं, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, रस्सी को बांध के ऐसे ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है वो धागा आपका, समझ रहे, स्टोन आपका एक बार नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो वर्टिकल। या आप एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, वो कौन सा होता है जो मेले वगैरह में लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जाइंट व्हील, हाँ है ना। तो जाइंट व्हील वाला जो मोशन है वो क्या है, वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, और एक ऐसा भी होता है जो हॉरिजॉन्टल घूमते रहता है, क्या बोलते हैं उसको, डांसिंग चेयर। बता ना, नाम वाम तो बता, तू लोग जाता है ना। सर, आप देख के थोड़ी बैठते। तो कुछ तो रहता है ना लिखा हुआ, डांसिंग चेयर और चला जा। तो हम बोल रहे हैं वर्टिकल, अगर एक बॉडी क्या कर रहा है, वर्टिकल मोशन कर रहा है, मान लीजिए ये बॉडी यहाँ पे है, तो देखिए इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। तो हम बोलेंगे कि सबसे पहली बात है कि वर्टिकल के साथ ये बॉडी कितना एंगल बना रहा है, तो हम उसको बोल देते हैं मान लीजिए थीटा। अगर ये गोल गोल घूम रहा है, आपको पता होगा वेलोसिटी इसकी क्या होती है, हमेशा टेंजेंशियल होती है, ये होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। खैर, हम बोल रहे हैं फोर्स, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो फोर्स कौन कौन लग रहा है बेटा, हम बोलेंगे सबसे पहले तो इसके ऊपर एक mg फोर्स लग रहा होगा जो उसका वेट होता है। आ जाए, तो क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन को देख रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग इसका ऑफ था, हम लोग दोबारा इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि देखो इसकी जो रेडियस थी वो है स्मॉल आर, और हमने बोला कि ये जो स्टोन हमने बांध के जिसको घुमा रहे थे, ये जमीन से हाइट कितनी है उसकी, ये है कैपिटल एच पे। तो अब हमको यहाँ पे इक्वेशन लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर टी लग रहा है और इधर कौन लग रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हमने एम जी के दो कंपोनेंट लिए, एक हो गया इस तरफ इस लाइन में, इसको y बोल रहे हैं, इसको x बोल रहे हैं, तो y लाइन में जो लेंगे वो होगा mg cos थीटा,
और जो x की तरफ होगा वो होगा mg sin थीटा। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि t उधर लग रहा है और इधर दो फोर्सेज लग रहे हैं, इधर दो फोर्सेज लग रहा है, तो हम बोलेंगे t इज इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg sin थीटा। इसको आप रीराइट करेंगे, mg sin थीटा को इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। इसको आपने बोला ये फर्स्ट इक्वेशन है। हम बोले कि एक काम करते हैं, हम h की वैल्यू निकालना चाहते हैं नॉन वैल्यूज के साथ, तो हमने बोला कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है r माइनस h। दिखना है आपको cos थीटा मतलब क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कौन है बेटा, ये बेस है, और ये बेस कितना होगा, तो हम बोलेंगे पूरा हाइट r था तो r माइनस h हो जाएगा, तो r माइनस h हो गया बेस और हाइपोटेनस क्या है r। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि cos थीटा इज इक्वल टू r माइनस h अपॉन r। अगर हम इसके नीचे रखें, r के नीचे रखें तो r बाई r क्या होता है 1, और इसके नीचे रखेंगे तो h बाई r हो जाएगा। तो अगेन h बाई r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, सो h इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आपके लिए एक नया यहाँ पे बात आएगा कि देखो हम यहाँ पे यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जितना काइनेटिक एनर्जी बदला वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। गौर कीजिएगा, जब ये ऊपर की चढ़ाई चढ़ रहा होगा, ये जो स्टोन है, ये जो स्टोन है ऊपर चढ़ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी बेटा वो कम होगी। तो हम बोलेंगे इसका मतलब है इनिशियल बड़ा होगा, तो हम बोले, हमने यहाँ पे लिखा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के जगह पे लिखा हाफ m u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ना कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ। क्यों ऐसा लिखा हमने, इसलिए लिखा क्योंकि u इज ग्रेटर देन v, तो ग्रेटर में से आपको स्मॉलर माइनस करना था। खैर आपने ये चीज यहाँ पे सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है कि यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ रहा है। अब यही बात को हम क्या करेंगे, वो जो पुराना इक्वेशन था ना जिसमें कि आपने पुट किया था t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर लाया था, उसी में हम ना एक एक करके चीजों को पुट कर रहे हैं। जैसे वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, तो वी स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे यू स्क्वायर माइनस 2gh, जो कि आपने यहाँ लिख दिया। कॉस थीटा की जगह पे आपने पहले भी लिख रखा है कि ये देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एच अपॉन आर, ये भी आपने पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, बड़ी सावधानी के साथ चीजों को कैलकुलेट करना है। हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है कि t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपने बोला कि m बाई आर कॉमन ले लीजिए, बाकी चीजें कैलकुलेट कीजिए। आपको दिखाई देगा अल्टीमेटली कि t इज इक्वल टू m बाई आर, ब्रैकेट में है यू स्क्वायर माइनस 3gh प्लस gr, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सिचुएशन क्या थी, किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये आपको यहीं से समझ में आता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि देखो इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन अगर आप नहीं समझेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इक्वेशन हमको कहाँ पुट करना चाहिए। अगर आपने यहां तक लिख लिया है तो आप पहले कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब हम यहाँ पे दो केसेस की बात करेंगे। केस 1 हमारे पास है कि कब ऐसा होगा या किस हाइट पे ऐसा होगा जब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो हम बोलेंगे कि हाइट एट विच वेलोसिटी इज 0, किस हाइट पे पहुंच के, क्या ये सबसे टॉप पे पहुंच जाएगा तब उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अगर टॉप पे पहुंचने पे वेलोसिटी 0 होती इसका मतलब हाइट इज इक्वल टू 2r होता है ना। लेकिन देखते हैं कि कब क्या होगा। तो हम बोलेंगे कि कब उसकी वेलोसिटी 0 होगी, वो डिपेंड करता है इन बातों पे। जैसे आपने बोला कि सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh1, मान लीजिए h1 हाइट है, उस हाइट पे वेलोसिटी 0 होगी। अगर ये 0 हो जाएगा तो देखो क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस, अब चूंकि ये ऊपर जा रहा है बेटा तो जी क्या लेना चाहिए, जी लेना चाहिए निगेटिव, निगेटिव ले लीजिएगा यहाँ पे जी। तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यहाँ से जो h आएगा वो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। यू स्क्वायर अपॉन 2g पे जाके ठीक है, उस हाइट पे क्या होगी, वेलोसिटी होगी 0। उस हाइट पे क्या होगी, वेलोसिटी 0। तो ये हो गया केस 1। नाउ केस 2। केस 2 में हम बात करना चाहते हैं कि कब ऐसा समय आएगा जब टेंशन होगा 0। ठीक है, जब टेंशन क्या हो, 0 हो जाए। तो हम बोलेंगे किस हाइट पे, एक्चुअली हम लोग हाइट की बात कर रहे हैं, तो हम यहां लिख रहे हैं कि हाइट एट विच टेंशन बिकम्स 0, बिकम्स 0। तो देखो गोल गोल घूमते घूमते क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि जब यहाँ पहुंचा होगा तो टेंशन में कोई खिंचाव नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए ये हाइट होगा, हम बोले वो हाइट कितनी है, वो हाइट की बात चल रही है। तो हम बोलेंगे कि अगेन आप लिख सकते हैं कि टेंशन आपको क्या चाहिए, 0। आपने याद है आपने टेंशन का फॉर्मूला लिखा था, टेंशन इज इक्वल टू लिखा था m अपॉन आर, फिर ब्रैकेट में लिखा था यू स्क्वायर प्लस आर जी माइनस 3gh, याद है। हम बोले टेंशन 0 इसका मतलब दिस इज 0।
तो क्या आ जाएगा m/r u स्क्वायर प्लस आर जी माइनस 3gh। अब आप यहां से निकाल लो, h को कैपिटल लिखिएगा, हम लोग यहाँ पे हर जगह कैपिटल h लिखे हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा u स्क्वायर प्लस आर जी इज इक्वल टू 3gh। अब आप चाहो तो h निकाल सकते हैं, h कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे u स्क्वायर प्लस आर जी अपॉन 3g। इस हाइट पे इस वेलोसिटी से देने पे क्या होगा, टेंशन हो जाएगा 0। क्लियर है ये बात? बोलिए, क्लियर है ये चीज कि कैसे कैसे हमने निकाला? हाँ सर। एक और पार्ट है, इसको लिखवा देता हूं, फिर आपको लिखने का मौका दूंगा। देखिए अगला एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, समझना इस बात को, क्रिटिकल वेलोसिटी। सोचो कि आप क्या कर रहे हो कि हमने धागा से बांध के इसको गोल गोल ऐसे घुमा रहे, वर्टिकल मोशन। मान लो थोड़ा कम वेलोसिटी दी है, यहीं तक पहुंचा और फिर ये नीचे गिर गया। हम बोले थोड़ा सा और ज्यादा वेलोसिटी दो, तो और ज्यादा वेलोसिटी दिए तो इस बार जो है वो यहां तक पहुंचा और फिर नीचे गिर गया। हम बोले और ज्यादा दो, तो हम बोले एक ऐसा समय आया, एक वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा समय आया कि जिसमें कि ये पूरा का पूरा गोल घूम गया। इसके ऊपर देंगे तब भी गोल गोल घूमेगा, लेकिन एक मिनिमम वेलोसिटी आई जिसकी वजह से क्या हुआ, ये पूरा गोल घूम पाया। ठीक है, इसी मिनिमम वेलोसिटी को बेटा हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो मैं आपको लिखवा के देता हूं यहाँ पे कि क्या है। हम बोलेंगे द मिनिमम वेलोसिटी, the minimum velocity due to which a particle can reach at that point where t is greater than 0। ये क्या चक्कर है, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। तो आप दूसरा एक ले लीजिए कि द मिनिमम वेलोसिटी at which या due to which a particle can perform vertical circular motion। ठीक है, तो हमको ज्यादा आसान ये लगता है, बट ज्यादा टेक्निकल ऊपर वाला है कि भाई एक ऐसा मिनिमम वेलोसिटी जिसमें क्या हो जाए कि वो पहुंच पाए उस जगह पे। कहाँ पे, तो जहां पे कि टेंशन 0 होता हो, जहां पे टेंशन जस्ट 0 से बड़ा होता हो। सोचो यहाँ पे जैसे ही पहुंच गया उसके बाद तो क्या हो जाएगा, बिना कोई आपके ताकत लगाए ये खुद ही नीचे आ जाएगा ऐसे। आपको क्या करना है, बस वो बीच वाला जो पोजीशन है उसको पार करवा देना है। ठीक है, तो ये टेक्निकल बात हो गया। यहाँ पे हमने बोल दिया कि द मिनिमम वेलोसिटी जिसमें कि एक पार्टिकल क्या कर पाए, पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए। ओके, तो हम बोलेंगे कितना होता है लेकिन ये वैल्यू, तो हम बोलेंगे देखो v शुड बी ग्रेटर देन, कितना ग्रेटर देन, तो हम बोलेंगे रूट ऑफ जी आर कॉस थीटा। कॉस फाइव होता है बेटा, कॉस फाइव क्या होता है, कॉस फाइव। फाइव क्या है, तो हम बोलेंगे फाइव वर्टिकल के साथ एक एंगल होता है जहां पे टेंशन 0 हो रहा था, याद है यहाँ पे टेंशन 0 हो जा रहा था, तो इसको हम बोलते हैं फाइव। तो कैसा होना चाहिए, v इज ग्रेटर देन जी आर कॉस फाइव। बस यही फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो v कैसा, अच्छा मान लो हम बोले कि एट सी पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट पे फाइव क्या होती है, फाइव होती है 0 डिग्री। तो अगर आप सी पे चेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, v इज ग्रेटर देन रूट जी आर। कितना, रूट जी आर। ठीक है, इस समय पे क्या होता है, तो हम बोलेंगे टेंशन ग्रेटर देन 0 होता है या फिर बराबर टू 0 होता है। अगर सोचो टेंशन 0 से भी कम आ गया, मतलब क्या हो जाएगा कि वो धागा ही सिमट जाएगा, टेंशन उसमें है ही नहीं, तो क्या होगा, पूरा का पूरा मोशन कर ही नहीं पाएगा। तो हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया वो आया रूट जी आर। क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होती है, रूट जी आर। हमेशा आपको इसके ऊपर वेलोसिटी देनी पड़ेगी, या कम से कम इतना तो देना पड़ेगा, तभी ये क्या कर पाएगा, गोल गोल घूम पाएगा। ठीक है, कितना होना चाहिए, जी आर। व्हाट इज आर, ध्यान दीजिएगा, आर देखो हम कैपिटल लिख दिए, हम शुरू से आर को स्मॉल लिख रहे थे, तो एक काम करो आप भी स्मॉल लिखो। हम हर जगह आर स्मॉल लिख रहे थे ना। आर क्या है, तो हम बोलेंगे रेडियस ऑफ दिस सर्कल, या फिर आप बोल सकते हैं जिस धागे से आप बांध के घुमा रहे थे उसकी लंबाई, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं। ठीक है, ये है सर इसकी, केस 1 लिखने दीजिए ना। बस समझा, हाँ समय दे रहा हूँ लिखने के लिए। हो गया यहाँ तक लिख के, मतलब समझ के। देखो अब हम लोग देख रहे हैं कि केस ऑफ ऑसिलेशन,
ऑसिलेशन का जो केस है बेटा, उसमें क्या होना चाहिए, जैसे मान लो हमारे पास ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल में अगर ये ऑसिलेट करना चाहता है एक पार्टिकल, तो ये क्या करेगा, यहां तक जाएगा, फिर रिटर्न हो जाएगा, फिर यहां तक जाएगा, फिर ये वापस लौट के आएगा। इसी को बोलते हैं ना ऑसिलेट करते रहना। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ऑसिलेट करने के लिए वो कहां तक जाएगा, देखो आधा रास्ता तक जा सकता है। इसके ऊपर क्यों नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो ये अपना अपना सरफेस को छोड़ देगा, यहीं से गिर जाएगा ऐसे। तो हम बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है, तो हम बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा ये हाफ सर्कल तक जा सकता है। क्या बोला मैंने, ज्यादा से ज्यादा। क्या हाफ सर्कल से कम भी चलेगा, हाँ चलेगा। यहाँ पे यहीं तक आए बॉल मान लो, यहाँ तक, इसी में ऐसे ऐसे करते रहे तो भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा ज्यादा कहां तक, हाफ सर्कल तक। खैर, तो हम बोलेंगे कि उस समय पे जब जब ऑसिलेशन कर रहा होगा, तब जब ये एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो थोड़ा देर रुकेगा, फिर टर्न ले लेगा पीछे, मतलब उसकी वेलोसिटी उस समय पे क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन टेंशन जीरो नहीं होगा, ये रस्सी जो बंधा हुआ है जिससे ये टेंशन नहीं हो, जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब हुआ कि हाइट 1 जिसमें कि वेलोसिटी जीरो आ रही थी, वो कौन सी वेलोसिटी थी, वो कौन सा हाइट था, u²/2g। और h2 कौन था जब टेंशन जीरो आ रहा था, तो हम बोलेंगे इसका मतलब है कि टेंशन जीरो नहीं आ रहा था, इसका मतलब h1 क्या होगा, छोटा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन है। h1 क्या होना चाहिए, h1 कौन सी हाइट है, तो हम बोलेंगे कि ऐसी हाइट जिस समय वेलोसिटी जिस समय क्या हो, जीरो हो। और ये हाइट कौन सी है, तो हम बोलेंगे जिस समय टेंशन जीरो हो। तो टेंशन जब जीरो हो, उससे पहले ही आपका वेलोसिटी जीरो हो जाए, तब क्या होगा, ये ऑसिलेट करेगा। क्या बोला मैंने, कि टेंशन जब जीरो हो उससे पहले ही क्या हो जाए, वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। कहीं पे लिख दो इस बात को, कि वेलोसिटी हो जाए क्या, जीरो, बिफोर टेंशन इज इक्वल टू जीरो। टेंशन के जीरो होने के पहले ही अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए, तभी ये ऑसिलेशन हो सकता है। तो ऑसिलेशन अगर हो रहा है, तो हम बोलेंगे इसका मतलब है कि h1 छोटा होना चाहिए, तो छोटा है तो ये चीजें लिखिए, बाकी चीजें कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद आपको दिखाई देगा कि u इज लेस देन √2gr। ध्यान रखिएगा, ये वेलोसिटी मैक्सिमम आपको कहां तक लेके जा सकता है, सेमी सर्कुलर पाथ तक, मतलब यहीं तक। इसके ऊपर गया तो क्या होगा, ये मान लो यहां तक पहुंच जाता है बॉल, तो गिर जाता है, ऐसे नीचे गिर जाता है, क्योंकि यहां तक तो ये क्रॉस नहीं कर पाया। तो ध्यान रखिएगा ये बात। खैर, इसी में अगला जो पार्ट आता है अपना, कि केस ऑफ लिविंग द सर्कल, हम इसी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बोल रहे थे कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो सरफेस को छोड़ देगा, नीचे गिर जाएगा, पूरा पाथ तो कंप्लीट कर नहीं पाएगा, तो नीचे ही गिरेगा ना। तो हम बोल रहे हैं इसमें क्या होगा, तो हम बोलेंगे इफ वेलोसिटी इज नॉट जीरो, लेकिन टेंशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। टेंशन जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, टेंशन ही तो था जो इसको क्या कर रहा था, ये इसको सर्कुलर पाथ घुमा रहा था, सर्कुलर पाथ पे इसको कंटिन्यू अपना मोशन करवा रहा था। लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ, लेकिन टेंशन जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और अगर नीचे गिर जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, कि h1 इस केस में बड़ा हो जाएगा h2 से। अगेन वापस आप लिख दीजिए फॉर्मूला, कि u²/2g दिस इज ग्रेटर देन u²+gr/3g। जी यहाँ से आप कैंसिल कर लीजिए, देख लीजिए कि u का जो फॉर्मूला है वो कितना आता है। तो हम बोलेंगे u अगेन उतना ही आएगा, लेकिन u बड़ा आएगा इस बार। किससे बड़ा आएगा, तो 2gr से। मतलब अगर आपकी वेलोसिटी इससे कम है, तो क्या होगा, तब ये ऑसिलेट करेगा, जो कि यहाँ पे आपने देखा। अगर इससे ज्यादा है तो क्या होगा, ये अपना सरफेस को छोड़ देगा, और बीच में ही क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, कि u कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन √2gr होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहां तक लिख लीजिए इस सर बातों को। हाँ जी, सर मैंने जहाँ एरो किया वहां से 3 का गया। कैलकुलेट करना, समझ जाएगा 3 का आ गया। तो देखो यहाँ पे हमने ना कुछ चीजें लिख रखा है, देखो क्या है ये चीज। तो हम बोलेंगे कि अगर u की वैल्यू √2gr से बड़ा होगा, और 5gr √5gr से छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा, ये अपना सरफेस लीव करेगा। इस बीच में क्या होगा, सरफेस लीव करेगा और ड्रॉप हो जाएगा, सरफेस लीव करेगा और ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर अगर 2gr के बराबर हो, तो हम बोलेंगे सेमी सर्कल तक जाएगा। और अगर अगर 5gr के बराबर आ गया, तो हम बोलेंगे जस्ट कंप्लीट करेगा। अच्छा, 5gr से बड़ा हो जाए, तो हम बोलेंगे बढ़िया से सर्कल कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर 2gr √2gr से छोटा हो गया, तो हम बोलेंगे ऑसिलेट करेगा, लेकिन सेमी सर्कल तक नहीं जाएगा, थोड़ा 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 ऑसिलेट करेगा। ठीक है, बीच में ही कहीं पे ऑसिलेट करेगा। तो खैर, इस चीज को अभी कॉपी कर लीजिए। क्या बोलता है कि एक एरोप्लेन है, मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 64 मीटर पर सेकेंड इन अ वर्टिकल लूप। वर्टिकल लूप मतलब ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है,
ऐसे मूव कर रहा है वर्टिकल लूप में। तो बोलता है और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है इसका 120 मीटर। बोलता है कैलकुलेट द फोर्स ऑन द प्लेन सीट on a 72 kg pilot while passing through the bottom part। बॉटम पार्ट मतलब यहाँ पे जब पहुंचेगा ना प्लेन, तब यहाँ पे जो इंसान बैठा होगा या पायलट बैठा होगा, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। समझो बेटा, इस पे दो फोर्स लग रही होगी, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि बाहर की तरफ ऐसे लग रहा होगा, क्या नाम है इसका, सीधा ही लगेगा, मतलब ऐसे टेढ़ा बना दिया है मैंने, कितना लगेगा mv²/r। और इसका खुद का जो वेट है वो भी लगेगा, कितना होगा 72 इंटू 10 न्यूटन। ये टोटल फोर्स है, तो हम बोलेंगे टोटल फोर्स कितना लगेगा। अच्छा सीट पे बैठा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन देगा, सीट कितना नॉर्मल रिएक्शन बेटा देगा, तो हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन इतना देगा। तो n इज इक्वल टू कितना 720 प्लस mv²/r। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, 720 प्लस मास कितना था 72, वेलोसिटी कितनी है बेटा 64 का स्क्वायर अपॉन रेडियस कितना है 120। तो यहां से आपको नॉर्मल कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताइए नॉर्मल कितना लेना चाहिए। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो कैलकुलेट करके, ठीक है। हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 3160.8। कैलकुलेशन है, कोई खास बात नहीं है, समझिएगा तरीका क्या था। नॉर्मल कितना हो जाएगा 3160.8 न्यूटन। समझ में आ रही है आपको, महसूस होगा उसको कि वो खुद 316 केजी का है। जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो पायलट पे जब वो नीचे पहुंचेगा तब उस पर कितनी फोर्स लग रही होगी 3160.8। मतलब उसको महसूस होगा कि वो इंसान जो 72 किलो का था वो 316 किलो का है। उससे भी तेजी से अगर टर्न लिया तो हो सकता है कि वो क्रश हो जाए, टूट जाए। कर लेते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि एक कार है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था, सर्कुलर टर्न लेना है उसको, रेडियस है उसकी 60 मीटर। तो बोलता है कि कितनी मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स होनी चाहिए रोड और टायर के बीच में जिसके कारण क्या होगा कि कार स्किड ना कर जाए। तो हम बोलेंगे कि देखिए ये मान लीजिए रोड है, यहाँ पे आपकी गाड़ी है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा mv²/r। अंदर जो इसको बचा रहा होगा वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स न्यू इंटू एन। अब चूंकि इसमें कोई बैंकिंग नहीं किया हुआ है तो हमको एंगल वगैरह का कोई झंझट नहीं है, तो हम बोलेंगे अगर ये सेफली टर्न लेना है इसको तो न्यू एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए mv²/r होना चाहिए। और एन की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा mg, तो mg और यहाँ पे आ गया mv²/r। mm यहाँ से आप चाहें तो हटा सकते हैं। सो न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब हर चीज आप पुट कर दीजिए। 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर को आप 5/80 लिख दीजिए, 63 65 55 या 25/3। तो कितना आ गया 25/3 का होल स्क्वायर। रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस है 60 मीटर, तो आप 60 नीचे लिखोगे। और क्या आएगा नीचे, तो हम बोलेंगे नीचे आएगा 10। अब आप इसको कैलकुलेट करो कितना आता है 25 का स्क्वायर 625। ये कितना आता है देखो 600 और ये 1800। ठीक है, तो ये कितना आ गया, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग आएगा 0.115। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। अगर इतना नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये स्किड कर जाएगा। और इससे ज्यादा बिल्कुल चलता है, इससे ज्यादा रहेगा तो अच्छा है। थोड़ा सा भी स्किड नहीं होगा मतलब स्किड होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे कि नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, हाँ, कॉपी कर लीजिए।